आप सभी लोगों को राम राम। आज इस गाड़ी के अंदर से हम लोग वीडियो शूट करने वाले हैं। फरारी 849 टेस्टारोसा के प्राइसेस को रिवील कर दिया गया है। 10.37 करोड़ रुपए से मिलना शुरू होगी। आप देख रहे हो हमारे वीडियो का लेवल, पहली खबर ही भाई 10 करोड़ की है। ये गाड़ी लॉन्च होगी मार्च में, लेकिन प्राइसेस पहले बता दिए। अलग ही नया तरीका है इनका। SF90 स्ट्रेडेल की को ये रिप्लेस करने वाली है। 4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 प्लग इन हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है 1050 bhp की पावर के साथ में। 330 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। भाई इसकी टॉप स्पीड कुछ प्राइसेस के हिसाब से मैच नहीं कर रही। मतलब पैसे ले रहे हो तुम 11 करोड़ और टॉप स्पीड है 330। वाह। हुंडई वाले आयोनिक 3 को ऑफिशियली रिवील करने वाले हैं अप्रैल 2026 में। लगभग 628 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज आपको मिलने वाली है। कैफे 3 नॉर्म्स से संबंधित एक अपडेट आई है। ये मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, उसमें भी आपको बताया था। जिनकी इनकेस अगर आप वो शॉर्ट नहीं देख पाए हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या है ना, ये सोचा था कि जो छोटी गाड़ियां हैं उनको हम थोड़ा कंसेशन दे देते हैं ताकि उनके प्राइसेस नहीं बढ़े और लोगों के लिए अप्रोचेबल हो। तो उन्होंने सोचा था कि जो जिन गाड़ियों का वजन 909 किलोग्राम से हल्का है, इंजन 1200 सीसी या उससे छोटा है, लेंथ 4 मीटर से कम है, उन गाड़ियों के लिए 3 ग्राम CO2 पर किलोमीटर का हम कंसेशन देंगे, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगे। लोगों को अफोर्डेबल रहेगी वो। लेकिन इस पॉलिसी का विरोध किया था उन सभी कंपनीज ने जो छोटी गाड़ियां नहीं बनाते, कि भाई छोटी गाड़ी जितना पोल्यूशन करती है, जिस तरह का पोल्यूशन करती है, उस तरह की पोल्यूशन बड़ी गाड़ियां भी करती हैं। तो जो रूल्स बड़ी गाड़ी पे एप्लीकेबल है वो छोटी पे क्यों नहीं है? आप सबको एक ही तराजू में तौलिए, अलग अलग नहीं। तो ज्यादातर कंपनीज के प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने अपना ये कंसेशन वाला फंडा वापस ले लिया है। अब क्या होगा, मारुति को अपनी गाड़ियां अपग्रेड करनी पड़ेंगी कैफे 3 नॉर्म्स के हिसाब से। या तो भाई उसमें वो टेक्नोलॉजी लगाए और गाड़ियों को महंगा कर दे, या फिर गाड़ियों के माइलेज को इंक्रीज करे। माइलेज इंक्रीज करने के लिए इन लोगों को अपनी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी को कम करना पड़ेगा, मतलब हल्का बनाना पड़ेगा, ताकि माइलेज ज्यादा से ज्यादा मिले। जितना ज्यादा माइलेज होगा उतनी ज्यादा आसानी होगी इनको कैफे 3 नॉर्म्स को फुलफिल करने के लिए। तो देखते हैं मारुति किस डायरेक्शन में इस अपडेट को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ता है। देखते हैं। BS6 इमिशन नॉर्म्स में एक चेंज और होने वाला है। वो ये चेंज होने वाला है कि अभी तक है ना, इमिशन नॉर्म्स या फिर माइलेज वगैरह की टेस्टिंग के लिए हम MIDC का यूज करते थे, मॉडर्न इंडियन ड्राइविंग साइकिल। MIDC रियल लाइफ ड्राइविंग कंडीशंस से कोसों दूर चलता है। लैब कंडीशंस में टेस्टिंग की जाती है और बहुत सिंपलिस्टिक प्रोसीजर है इनका, बहुत ही सिंपल। इसी वजह से क्या होता है ना, जिन गाड़ियों में 25 का माइलेज क्लेम किया जा रहा है, रियल लाइफ में हमें मिलता है 15 का। हम लोग कोसते हैं, गाली देते हैं, बोलते हैं चीटिंग है, ये है, वो है, वो है। इनका टेस्ट करने का तरीका ही गलत है। आप लोगों ने आमतौर पे सुना होगा, कुछ कुछ जो बाहर की गाड़ियां हैं, चाहे वो EV गाड़ी हो या पेट्रोल डीजल वाली हो, उनके माइलेज के बगल में WLTP लिखा होता है। हमारे यहाँ जैसे ARAI लिखा होता है, वैसे वहां पर WLTP लिखा होता है। इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर। ये लोग है ना, रियल लाइफ कंडीशंस में बिल्कुल एग्जैक्टली उन कंडीशंस में टेस्ट करके बताते हैं इमिशन कितना हो रहा है, माइलेज कितना है, रेंज कितनी है। जिस तरह से हम लोग रियल लाइफ में अचानक से एक्सीलरेट करते हैं, अचानक से ब्रेक लगाते हैं, रफली चलाते हैं, धीरे चलाते हैं, तेज चलाते हैं, लंबा चलाते हैं, सब चलाते हैं, उस तरह से लोग टेस्ट करके देखते हैं। MIDC की तरह बिल्कुल सिंपलिस्टिक नहीं कि 10-12 किलोमीटर गाड़ी चलाई, वो भी बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन और बता दिया भाई गाड़ी का माइलेज है 37.8। ऐसा नहीं करते लोग, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, इसके बाद में है ना, आपको गाड़ियों का माइलेज कम मिलेगा। मतलब गाड़ी का माइलेज, गाड़ी उतना ही माइलेज देगी, लेकिन जिस तरह से गाड़ियों में क्लेम्ड माइलेज जो 35-40 किया जा रहा था वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी में माइलेज क्लेम किया जा रहा है 25, आपको मिल रहा है 18। अब क्या होगा, गाड़ी में माइलेज क्लेम किया जाएगा 20 और आपको मिलेगा 18। ये होगा। कंफ्यूज मत हो ना कि गाड़ी का माइलेज कम होने वाला है, गाड़ी का माइलेज उतना ही है। बस जो क्लेम करने का तरीका है वो चेंज होने वाला है, वो ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। तो ये एक अच्छी बात है, कोई नेगेटिव नहीं है इसमें। M1 और M2 कैटेगरी की गाड़ियों के लिए ये किया जा रहा है। फरारी वालों ने गाड़ी के इंटीरियर को रिवील किया है। खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि ये फरारी की सबसे पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और इससे भी ज्यादा खास बात ये है कि इसके इंटीरियर को डिजाइन करने वाले एक तो है मार्क न्यूसन और दूसरे हैं एप्पल के पुराने डिजाइनर, जिनका नाम है सर जॉनी ईव। इन्होंने इस गाड़ी के इंटीरियर को डिजाइन किया है। नो डाउट इंटीरियर अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात करी। इन्होंने बात कही है कि आजकल गाड़ियों में जो ट्रेंड चल रहा है टच स्क्रीन का, कि बटन बिल्कुल हटा दिए जा रहे हैं और टच स्क्रीन दी जाती है, उसी से ही पूरी गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है और बहुत 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 डेंजरस हो सकता है। ड्राइवर का ध्यान हट जाता है रोड से गाड़ी चलाते समय उस टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। टच स्क्रीन कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी रिस्पॉन्सिव हो, कितनी भी हाई क्वालिटी की हो भाई, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए आपको ध्यान हटाना ही पड़ता है। आप लोगों को अगर याद हो, आपने अगर कभी बटन वाले मोबाइल यूज किए हो, तो हम लोग अपने
जेब के अंदर हाथ डले डले ही पूरा मैसेज का रिप्लाई टाइप करके भाई भेज देते थे। ये आप टच स्क्रीन में नहीं कर सकते। टच स्क्रीन ज्यादा यूजफुल है, अलग चीज है, लेकिन जो चीज बटन में हो सकती है वो टच में नहीं हो सकती। आपने अगर गाड़ी चलाई है और टच स्क्रीन वाली गाड़ी चला रखी है तो आप लोगों को पता होगा कि भाई उसको ऑपरेट करने के लिए नजर लानी ही पड़ती है। बटन में क्या है ना कि आपका अगर उंगली इधर उधर भी हो गई तब भी वो बटन दब जाता है। टच स्क्रीन में ऐसा नहीं है, इधर उधर थोड़ी भी उंगली हुई तो कुछ का कुछ खुल जाता है, नहीं। तो इसलिए भाई बटन बेस्ट है। देखते हैं, हालांकि इससे जुड़ी हुई एक और अपडेट है, थोड़ी ज्यादा मसालेदार है, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट शॉट बना के आपको अपडेट करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो BYD वालों ने अपनी गाड़ी एटो 3 को अपडेट कर दिया है। पहले से बड़ी बैटरी, पहले से ज्यादा रेंज, पहले से ज्यादा पावर इसमें मिलने वाली है। 74.8 किलोवाट आवर की बैटरी है और 313 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क है। 510 किलोमीटर की रेंज मिलती है टू व्हील ड्राइव में, और ऑल व्हील ड्राइव में 470 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ऑल व्हील ड्राइव में पावर भी ज्यादा हो जाती है, 449 bhp की पावर और 560 Nm का टॉर्क मिलता है। बैटरी बड़ी हो गई है और चार्जिंग टाइम घट गया है, ठीक है। 10 to 80% ये सिर्फ 25 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसके अलावा इसमें चेंज किया गया है वो ये कि इसमें आपको पहले जो मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलता था उसमें 4 लिंक थे, अब इसमें आपको पेंटा लिंक सेटअप मिलने लगा है, जिसकी वजह से थोड़ी और जगह बन गई है और 101 लीटर का फ्रंक मिलने लगा है और बूट स्पेस को भी थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। इंटीरियर में जो गियर लीवर था उसको रीलोकेट किया गया है और टच स्क्रीन में सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। ये कुछ चेंजेस किए गए हैं एटो 3 में। MG वालों ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन ग्लॉस्टर कह लो मैजेस्टर SUV को रिवील कर दिया है, लॉन्च नहीं किया, लॉन्च करेंगे ये लोग अप्रैल में, अभी रिवील किया है। और इसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक मिलता है ऑफ रोडिंग में, जो काफी काम आने वाला है। 10 डेडिकेटेड ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, जिनमें कई सारे ऑफ रोडिंग ड्राइविंग मोड्स हैं, सिटी ड्राइविंग मोड भी है। ट्रिपल जोन AC मिलता है, 2 जोन आगे हैं, 1 जोन पीछे है। पीछे एक 220 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसमें आप 3 पिन का अपना लैपटॉप वाला चार्जर भी लगा सकते हो, और एक USB पोर्ट मिलता है जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। मसाजर सीट्स मिलती हैं, डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड मिलते हैं, 12 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है। सब सीट्स अप होने के बाद भी 343 लीटर की ठीक ठाक बूट स्पेस मिलती है, और अगर आप थर्ड रो की सीट को फोल्ड कर देते हैं तो 1350 लीटर की बड़ी बूट स्पेस निकल आती है। एम क्रॉल फंक्शन मिलता है, मतलब इनकेस अगर ऑफ रोडिंग के दौरान आपकी गाड़ी फंस जाती है, समझ नहीं आ रहा कहां से निकाले, तो आप उस बटन को प्रेस कर सकते हो और गाड़ी आपको नहीं, आप निकलने में आपको मदद कर सकती है। इसमें 5 साल का RSA, 5 साल की वारंटी और 5 लेबर फ्री सर्विस आपको मिलती है, लेकिन ये शुरुआती 1000 या 3000 कस्टमर्स के लिए है। टोयोटा वालों ने अपनी पहली 3 रो इलेक्ट्रिक SUV को रिवील किया, जिसका नाम है हाईलैंडर। इसमें 2 तरह के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, 77 किलोवाट और 95.8 किलोवाट। ऑल व्हील ड्राइव भी इसमें मिलता है। ऑल व्हील ड्राइव के साथ ये 515 किलोमीटर की रेंज करती है, और बिना ऑल व्हील ड्राइव के शायद 650 किलोमीटर की रेंज के आसपास इसमें क्लेम की जाती है। JSW वालों की जो गाड़ी लॉन्च होने वाली है जटूर, इस गाड़ी का लॉन्च थोड़ा डिले हो गया है। क्या है ना कि चाइना से मिलकर आप काम करोगे तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। JSW वाले जो पार्ट्स इंपोर्ट करने वाले हैं इंडिया में चाइना के थ्रू, उसका एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर में बीच में एक सरकार भी आती है, और सरकार का जो प्रोसीजर है वो अपने टाइम से चलता है। तो ये इनको क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, सरकार से सर्टिफिकेशन लेने के लिए टाइम लगेगा, और उस टाइम की वजह से इनका लॉन्च हो रहा है डिले। कितना लॉन्च डिले होगा कहना मुश्किल है। इन लोगों की पूरी कोशिश है इस साल इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाए। देखते हैं सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है या नहीं होता है। भाई एक बड़ी विवादास्पद बात है, झेलेबल नहीं है। आप लोग जरा बताइएगा कि मामला क्या है। मारुति की विक्टोरिस बढ़िया बिक रही है। दिसंबर में भले ही वो कम बिकी थी, लेकिन अभी जनवरी में 15,000 के आसपास बिकी है। दिसंबर के पहले भी ये 10-15 हज़ार बिक रही है हर महीने, और 4-5 महीने पहले लॉन्च हुए। अगर ये गाड़ी इतनी अच्छी बिक रही है, इतनी नई नई गाड़ी इतनी बढ़िया बिक रही है, तो इसके ऊपर डिस्काउंट देने की जरूरत है, वो भी इतना भारी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऊपर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। पेट्रोल प्लस CNG पर 80,000 रुपए तक का डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप 2025 मैन्युफैक्चर्ड लेते हो तो इन सभी डिस्काउंट्स में 50,000 रुपए और जोड़ लो, मतलब 2.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है विक्टोरिस पर। मुझे समझ नहीं आया, मतलब जो गाड़ी अच्छी बिक रही होती है उसके ऊपर कौन डिस्काउंट देता है 2.5 लाख रुपए तक का। क्रेटा नई भी नहीं है, बिक रही है। हुंडई वाले क्यों डिस्काउंट देंगे भाई? सियरा क्यों डिस्काउंट देंगे? टोयोटा वाले पहले से डिमांड में है। किया सेल्टोस पर कौन सा डिस्काउंट है? जिनका पंच पर कौन सा डिस्काउंट है? जो भी गाड़ियां अच्छी बिक रही होती है, डिमांड होती है, उस पर कौन डिस्काउंट देता है भाई? ये लोग डिस्काउंट दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए का, या वो गाड़ी बिक इसलिए रही क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो?
क्या रीजन है? ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जो गाड़ी बढ़िया बिक रही है 15,000, उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट है। तो ये लेवल आ चुका है आजकल कंपटीशन का कि हमारी गाड़ी बिकना चाहिए एनी हाउ। ARAI वाले 40 करोड़ रुपए लगा के एक फैसिलिटी बनाए हैं एडास को टेस्ट करने के लिए। ARAI सिर्फ माइलेज ही टेस्ट नहीं करता बॉस, उसको बस पहचाना जरूर माइलेज से जाता है। ये एडास टेस्ट करने वाले हैं। और ARAI के जो डायरेक्टर हैं रेजी मैथई, इनका ये कहना है कि इंडिया में जो गाड़ियों के अंदर एडास दिया जा रहा है वो आजकल यूएसपी बन के रह गया है, मतलब मार्केटिंग गिमिक। लोगों के दिमाग में जैसे एक समय पे बैठा हुआ था कि नहीं सनरूफ वाली ही गाड़ी चाहिए, सनरूफ जिस गाड़ी में हुआ करती थी वो गाड़ी बहुत बिकती थी, वैसे ही अब हो गया है एडास। एडास जिस गाड़ी में है वो बड़ी बिक रही है, बस वो एक गाड़ी बेचने का तरीका बन गया है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। एडास का यूज जो है वो प्रॉपर तरीके से इंडिया में गाड़ियों में नहीं हो पा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा है कि एडास में मिलने वाला ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाता है इंडियन रोड कंडीशंस पे। एडास सिर्फ एक सेलिंग पॉइंट बन के रह गया है। हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, अगर ये गुड नहीं है, अगर ये अच्छा नहीं है तो दिस मे नॉट बी अ गुड सेलिंग पॉइंट इन कमिंग डेज। तो इन्होंने हिंट की है एक बड़ी चीज, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में एडास का क्या होता है। ठीक, साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन रोड्स पर हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट्स की वजह से। मतलब कि 1.5 लाख लोग, मतलब हिसाब देखा जाए तो हर दिन एक प्लेन क्रैश होता है, इतने लोग मरते हैं इंडियन रोड्स पे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये मेजर्स ले रहे हैं और एडास के लिए ये काफी यूजफुल मेजर होने वाला है। ग्लोबल ईवी सेल्स की बात करें, ग्लोबल ईवी सेल्स की, तो वहां पर 3% का डिक्लाइन देखने को मिला। आप लोगों को लगेगा 3% क्या ही होता है, भाई होता है, बहुत होता है। 3% बहुत होता है ग्लोबल, अगर देख रहे हो आप तो। जनवरी 2026 में 3% बिक्री कम हुई है ईवी गाड़ियों की पूरी दुनिया भर में। पेट्रोल, डीजल और CNG गाड़ियों की 2-3% बिक्री कम ज्यादा होती रहती है, वो झेले वाले। लेकिन ईवी का मार्केट चल रहा है, ईवी लगातार ग्रो हो रही है, जबकि यहां पर 3% डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि यूएस में जो इंसेंटिव्स मिलते थे ईवी गाड़ी खरीदने के लिए, उनको बंद कर दिया गया है। चाइना में भी जो टैक्स सिस्टम था उसको चेंज किया गया, जिसकी वजह से ईवी गाड़ियों पर अब उतना फायदा नहीं मिल रहा है, इतना पहले मिल रहा था। तो हो सकता है इन दोनों बड़े बड़े मार्केट्स में ईवी गाड़ियों की बिक्री कम हुई हो इन फैसलों की वजह से, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट की जो ईवी सेल्स है वहां पर भी 3% का डिक्लाइन देखने को मिला है। अच्छा, ये जो न्यूज आई है पहली बार ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सोचा था कि आने वाले 5 साल में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बनाएंगे। उन लोगों को 5 साल तो दूर की बात है, 2-3 साल में ही इतना ज्यादा लॉस हो गया कि उन्होंने अपने फैसले को बदल लिया और वो वापस से पेट्रोल, डीजल, CNG की तरफ जाना शुरू कर गए। ईवी बड़ा रिस्की होता जा रहा है। टेस्ला वाले भी कितना ग्रो कर रहे थे, कितना ग्रो कर रहे थे, और अब देखो रुक से गए हैं, थम से गए हैं। इनफैक्ट कुछ गाड़ियों के प्रोडक्शन को बंद करके अपना प्रोडक्शन कुछ और चीजों को करने लगे हैं लोग। तो क्या हो क्या रहा है ईवी मार्केट में? एकदम से क्या हो गया ईवी मार्केट? हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड बहुत बढ़ रही है, लोगों को हाइब्रिड गाड़ियां चाहिए, ना पेट्रोल, ना डीजल, ना CNG, हाइब्रिड। इंडिया में तो खैर CNG बहुत बिक रही है, लेकिन फिर भी हाइब्रिड गाड़ी अगर लॉन्च होती है तो वो ज्यादा बिकेगी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आगे न्यूज है हमारे मोबाइल में। एक सेकेंड। महिंद्रा वालों ने एक कॉमर्शियल ऑटो को लॉन्च करा है जिसका नाम है यूडो। ठीक है, यूडो में क्या है कि ये एक इलेक्ट्रिक ऑटो है। 11.7 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी मिलती है इसमें, IP67 रेटेड है। 10 किलोवाट की पीक पावर है और 52 Nm का टॉर्क है। 200 किलोमीटर की रेंज इसमें मिल जाती है। किस प्राइसेस में इसे लॉन्च किया गया है? देखो, ये गाड़ी मिलने वाली है आपको 3.84 लाख रुपीस की। ठीक है, लेकिन अभी नई नई लॉन्च की गई है तो इसके इंट्रोडक्टिव प्राइसेस हैं 3.59 लाख रुपीस। इन प्राइसेस में उदय नेक्स्ट स्कीम भी इंक्लूडेड है। इस स्कीम में क्या होता है कि जो ड्राइवर है उसके लिए 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर आपको मिलता है और फाइनेंशियल काउंसलिंग मिलती है। तो अगर आप कॉमर्शियली अपना कुछ करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। रेनो डस्टर डीलर्स पर आना शुरू हो गई है। एक डीलर है रेनो के अम्बटूर में, वहां पर आज मतलब 14 फेब और 15 फेब को डस्टर रिवील होने वाली है। तो इनकेस अगर आप वहां आसपास रहते हो तो जाके देख सकते हो। सुबह 9 बजे से मिडनाइट तक आप कभी भी जा सकते हो। और आगे बढ़े तो भाई मारुति वालों की जो ईविटारा लॉन्च होने वाली है, जो अभी लॉन्च नहीं है, उसके प्राइसेस रिवील तो नहीं, लीक हो गए हैं। 24.79 लाख रुपीस में ये मिलने वाली है। इकलौता एक वेरिएंट मिलेगा जिसका नाम होगा अल्फा, जिसकी प्राइसिंग है लगभग 25 लाख रुपए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो
MG मजेस्टर जैसे अभी रिवील किया गया है, ये पहली गाड़ी बन गई है इंडिया की जिसमें जो टायर दिए गए हैं अपोलो के, वो यूरो 7 कंप्लाइंट है। बिल्कुल, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। यूरो 7 में सिर्फ एमिशन नॉर्म्स नहीं, टायर से निकलने वाले जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं और पर्टिकुलेट मैटर है उनको भी काउंट किया जाएगा, उन पर भी नजर रखी जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ इंजन ही नहीं, टायर्स भी यूरो 7 कंप्लाइंट होने वाले हैं आने वाले दिनों में सभी गाड़ियों के। लेकिन मजेस्टर पहली गाड़ी बन गई है जो यूरो 7 कंप्लाइंट के टायर्स के साथ में लॉन्च हो रही है। इसके जो ऑल टेरेन टायर्स हैं या फिर कह लो ये यूरो 7 कंप्लाइंट, वो शायद स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब हर किसी वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। रेनो क्विड के फेसलिफ्ट को टेस्ट करते हुए देखा गया है। समझ नहीं आ रहा कि क्विड फेसलिफ्ट के ऊपर देखो तलवार तो लटकी है कि कैफे 3 नॉर्म्स की वजह से या तो इसके प्राइसेस इंक्रीज होंगे या फिर ये आना बंद होगी। हाल फिलहाल फेसलिफ्ट आ रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कैफे 3 नॉर्म्स 2027 में आने वाले हैं, मार्च में, देखते हैं। महिंद्रा वालों ने, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो और महिंद्रा इलेक्ट्रिक के कस्टमर हो तो आपके लिए आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर कर दिया है महिंद्रा ने। ये आपके घर तक आके आपकी गाड़ी सुधार कर जाएंगे और वहां पर जिनके जो सर्विस टच पॉइंट्स हैं वो भी इन्होंने इंक्रीज कर दिए हैं। 5 नए सर्विस टच पॉइंट्स खोले हैं महिंद्रा ने। और आगे बढ़ते हैं, तो जिस तरह से टोयोटा वाले मारुति की ज्यादातर गाड़ियां रीबैच करके इंडिया में बेचते हैं, वैसे ही सुजुकी वालों ने टोयोटा की रैव4 को रीबैच करके ग्लोबल मार्केट में एक्रॉस के नाम से रिवील किया है। ये हाइब्रिड गाड़ी है और इंडिया हाल फिलहाल तो नहीं आने वाली, हाल फिलहाल के अभी तक तो कोई खबर नहीं है इसके आने की, लेकिन जिस तरह की गाड़ी है, जो पैकेज मिलता है भाई, आना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, तो क्रेटा को वापस से टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें 19 इंच का क्या स्टैंडर्ड बना दिया, गाड़ी उतनी बड़ी भी तो होनी चाहिए। क्रेटा को देखो और 19 इंच का एलॉय देखो, भाई गाड़ी भी तो हो, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी जैसी गाड़ी हो, उसमें 19 इंच के एलॉय मिले, समझ आता है। क्रेटा, सेल्टस करो सॉरी, सियरा 19 इंच के एलॉयज, हद है यार। बॉस मोड मिलने वाला है इसमें, और भी फीचर्स मिलने वाले हैं, देखते जाएंगे। स्टेलांटिस और टाटा मोटर्स वाले मिलकर बहुत सालों से वैसे ही काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टनरशिप को और एनहांस करने के लिए एक और एमओयू साइन किया है, जिसकी बाद में ये लोग इंडिया के अंदर और ग्लोबल मार्केट में मिलकर और काम करेंगे। इनकेस अगर आप लोग को नहीं पता तो बता दूं कि टाटा मोटर्स और ये स्टेलांटिस की गाड़ियां, स्टेलांटिस मतलब जीप, सिट्रन, इनकी गाड़ियां एक ही जगह पे बनती हैं। रंजनगांव है ना, रंजनगांव, एक मिनट में कंफर्म कर लूं, शायद रंजनगांव वाली प्लांट है। हाँ, रंजनगांव वाला प्लांट जो है वहां पर जीप की मेरिडियन और कंपस को बनाया जाता है, और ग्रैंड चिरोकी और वो कौन सी गाड़ी है, रैंगलर, उसको वहां पर क्या बोलते हैं, इंस्टॉल किया जाता है। इंस्टॉल मतलब पार्ट्स को जोड़कर गाड़ी बनाई जाती है, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया, वो किया जाता है। टाटा की नेक्सॉन, कर्व और एक और कोई गाड़ी है अल्ट्रोज, इन तीनों गाड़ियों को वहां पर बनाया जाता है। लगभग 2.5 लाख गाड़ियां ये लोग एक साल में बना सकते हैं उस प्लांट पर। तो ये दोनों मिलकर पहले से काम कर रहे हैं एक ही प्लांट से, अब ये लोग और मिलकर काम करने वाले हैं। टाटा मोटर्स का जो नया प्लांट है वहां पर रेंज रोवर इवोक का प्रोडक्शन चालू हो गया है। अब इस प्रोडक्शन के बाद में प्राइसेस घटाओ तो मजा आए, प्रोडक्शन तो चालू कर लिया भाई। रॉयल एनफील्ड वाले अपनी GT 650 को अपडेट करने वाले हैं इसी साल, ठीक है। इसके बाद में जो डुकाटी फॉर्मूला 73 है, इसके लिमिटेड एडिशन को रिवील किया गया है। सिर्फ 873 यूनिट्स बनाई जाएंगी सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी के साथ में। 803 सीसी का इंजन मिलता है, 73 bhp की पावर और 65.2 Nm के टॉर्क के साथ में। वेस्पा ऑफिसिनिया 8 को लॉन्च किया गया है 1.34 लाख रुपीस में। स्पेशल एडिशन है भाई, ये एक्सक्लूसिव कलर ऑप्शंस के साथ में मिलता है। रॉयल एनफील्ड की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना हाल फिलहाल, वो है 14.6 लाख मोटरसाइकिल्स पर ईयर। डिमांड के चलते ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 20 लाख यूनिट्स पर ईयर तक ले जाने वाले हैं। भाई कहां जाएंगी इतनी सारी गाड़ियां यार, रोड पर चलना वैसी मुसीबत हो गया आजकल, जगह जगह गाड़ी, ना पार्किंग है ना चलने की जगह है। 2 व्हीलर लेके निकलो तो फंस जाओ, 4 व्हीलर लेके निकलो तो फंस जाओ, और ये प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में लगे। कहां जाएंगी गाड़ियां, स्क्रैपेज पॉलिसी में स्क्रैप होती है, इतनी सी गाड़ियां बिकती हैं रोज, इतनी सारी चाहिए सबको। KTM 200 ड्यूक के प्राइसेस 1.94 लाख रुपीस हैं, इसको अपडेट किया गया है। पहले से बड़ा फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलने लगा है, लाइटर एलॉय व्हील्स हैं और नए कलर ऑप्शंस हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो KTM 790 ड्यूक को भी अपडेट किया गया है। फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। एप्रिलिया RS 457 को लॉन्च किया गया है 4.22 लाख रुपीस में। बेस वेरिएंट है ये, जो जिसकी प्राइसिंग मैंने आपको बताई है। GP रेप्लिका वेरिएंट 4.37 लाख रुपीस का है, इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। 457 सीसी का इंजन है, पैरेलल ट्विन, 47.6 bhp की पावर और 43.5 Nm के टॉर्क के साथ में।
तो न्यूज़ तो बॉस इस हफ्ते की बस इतनी थी। बाकी जो फर्स्ट कमेंट वाला वीडियो है वो मैं बना नहीं पाया क्योंकि कल दिन भर ट्रैवल करने में निकल गया। अभी 2-3 दिन में भारी हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा इन 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों को वीडियो बना के दे दूं और फर्स्ट कमेंट विनर का जो नाम है अनाउंस कर दूं और गिफ्ट भी दे दवा दूं, फ्री हूं मैं भी। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।